हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफाइन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। हमें बताना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by an inductor to the flow of alternating current through it। अगर एक इंडक्टर है उसमें से alternating current flow कर रहा है तो वो उसको पास करने में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे यूनिट होती है ओम। और सेकेंड पार्ट पूछता है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमें फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस का वेरिएशन दिखाना है। सो वी नो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। तो हमें पता है कि एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के। सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन देम। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और फिर वेरिएशन दिखाना है सेम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के साथ। तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है जो एक कैपेसिटर ऑफर करता है अगर उसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। और अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एक्सएल एंड एक्सी एंड सी, एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देन इट्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई न्यू टाइम सी। तो हमें पता है कि एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी के। सो दिस इज द ग्राफ फॉर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। Now the next question says what is impedance? Write an expression for impedance of LCR circuit. What is its SI unit? तो impedance होती है the obstruction offered by the combination of resistance and effective reactance to the flow of alternating current through it। अगर हम एक LCR सर्किट लेते हैं उसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तीनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रिएक्टेंस है उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। की जो पूरा सर्किट एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। दिस इज स्पेशली फॉर एलसीआर सर्किट्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस। अब जो आर और एक्सएल एक्सए की यूनिट होगी वही जेड की भी यूनिट होगी। सो इट हैज इम्पीडेंस हैज द यूनिट ऑफ ओम। Question number 4 says a lamp is connected in series with an inductor and an AC source. What happens to the brightness of the lamp when the key is plugged in and an iron rod is inserted inside the inductor? You have to explain it too. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें एक लैम्प कनेक्टेड है सीरीज में विद एन इंडक्टर और उसको हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है थ्रू अ की। जब मैंने की ऑन करी तो क्या होगा, लैंप हमारा जलेगा। और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक आयरन की रॉड इंसर्ट करी इंडक्टर के अंदर। देन आई विश टू टेल, हमें बताना है कि इस जो लैंप की जो ब्राइटनेस थी वो क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी या फिर सेम रहेगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रॉड, जब हमने आयरन रॉड इंसर्ट करी तो बेसिकली सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ा। हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। जब हमने इसके अंदर एक रॉड इंसर्ट करी तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि आयरन का जो म्यू आर होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, दैट इज वेरी हाई। तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बढ़ने की वजह से सर्किट की इंपीडेंस बढ़ जाएगी विच इज आर स्क्वायर प्लस XL square. This is the impedance of the circuit. Impedance of the circuit will go up. अगर impedance बढ़ जाएगी, अब हमारा V तो जो हमारा alternating source है उसके अकॉर्डिंग I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। यहाँ पर हम करंट की बात करें, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन Z। जब हमारा impedance बढ़ गई तो हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी थ्रू द सर्किट। अगर पीक वैल्यू कम होगी तो पूरी की पूरी वेव फॉर्म ही
कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अगर बल्ब में से कम करंट पास करता है देन ब्राइटनेस विल डिक्रीज। तो जैसे ही हम रॉड इंसर्ट करेंगे, आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे इंडक्टर में, हमारी बल्ब की, लैंप की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। लेट्स डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। A bulb is connected in series with a variable capacitor and an AC source as shown. How brightness of bulb changes on reducing first capacitance and second frequency. Justify your answer. सेम पहले जैसा सर्किट है, यहाँ पर हमने इंडक्टर की जगह एक कैपेसिटर लगाया है। अब हमें बताना है कि अगर हम कैपेसिटेंस को कम कर देते हैं तो इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं तो उस केस में बल्ब की ब्राइटनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी नो XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो अगर हम कैपेसिटेंस कम कर दें तो हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। तो इम्पीडेंस देखिए अगर सर्किट में, इट्स इक्वल टू √R² प्लस XC², क्योंकि यहाँ पे L तो है ही नहीं, इंडक्टर नहीं है, तो XL भी नहीं होगा। नाउ अगर हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ गई है तो इसका मतलब इम्पीडेंस भी बढ़ गई है, और इम्पीडेंस बढ़ने की वजह से सर्किट में करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होने की वजह से हमारा बल्ब अब लेस ग्लो करेगा। सो द ब्राइटनेस विल डिक्रीज। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर अभी हमने देखा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इम्पीडेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा। सो अगेन bulb will glow dimmer. Now let's take up sixth question. In an AC circuit, the instantaneous voltage and current are V is equal to 200 sin 300t volts and current I is equal to 8 cos 300t amperes respectively. What is the nature of circuit, capacitive और inductive? हमें बताना है कि ये जो सर्किट होगा इसका नेचर कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, along with reason. Now here we can see that V is equal to V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर हमारा V0 है 200 और ओमेगा की वैल्यू है 300। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें I is equal to I0 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अगर अब मुझे फाई की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो मैं बता सकती हूँ कि मेरा सर्किट कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है। I0 की वैल्यू तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कितनी है, 8। तो अगर मैं cos को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा इट्स इक्वल टू 8 इंटू साइन ऑफ 300t प्लस π/2। cos थीटा इज साइन थीटा प्लस π/2, साइन थीटा प्लस π/2 इज cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 300t विच आई गेट एग्जैक्टली दिस एक्सप्रेशन, I इज इक्वल टू 8 cos 300t। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी फाई की वैल्यू है प्लस π/2, और आई कैन से दैट करंट लीड्स द वोल्टेज। और करंट वोल्टेज से लीड कब करती है, जब सर्किट कैपेसिटिव हो। सो हमसे पूछा गया था ये कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव सर्किट है, हमने विद रीजन एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 7 सेज, can the voltage drop across inductor or capacitor in a series LCR circuit be greater than the applied voltage of an AC source? Justify your answer. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो हमने AC सोर्स लगाया है उसकी जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडक्टर के अक्रॉस उससे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो? If yes, if no, you have to give reason. The answer is yes, it is very much possible. Although जो अभी तक हम रेजिस्टेंस वाले सर्किट में देखते थे उसमें पॉसिबल नहीं है। जो अप्लाइड वोल्टेज है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स, बट LCR सर्किट के केस में ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि VL और VC जो इनके अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं वो सेम फेज में ही नहीं होते, दे आर ऑपोजिट इन फेज।
तो हम इनको एल्जेब्राइकली ऐड नहीं कर सकते ऑर्डिनरी नंबर की तरह, हमें फेजर डायग्राम्स का यूज करके ही इनका एडिशन करना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हो सकता है कि इनसे इंडिविजुअल वेक्टर से छोटा हो। इसका मतलब VL और VC can be greater than the applied voltage. Now let's discuss question number 8. An AC source of voltage V is equal to V naught sin omega t is connected one by one to 3 circuit components and these circuit elements are X, Y and Z. हमने एक AC सोर्स लगाया है जिसकी वोल्टेज दी हुई है V is equal to V naught sin omega t। किन के क्रॉस लगाया? 3 सर्किट एलिमेंट्स के क्रॉस 1 by 1 लगाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी हमारा सर्किट एलिमेंट था और उसके अक्रॉस मैंने अपना AC सोर्स लगाया है। ये पहले X लगाया, फिर मैंने Y लगाया और फिर मैंने Z लगाया। हमें बताना है जो it is observed that the current flowing in them is in phase with the applied voltage for element X। अगर हम एलिमेंट X को देखते हैं तो जो इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो V के साथ फेज में है। तो हमें बताना है कि X कौन सा एलिमेंट है। तो जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं तो उस केस में हमारा सर्किट एलिमेंट होता है रेजिस्टर। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि Y जब हमने लगाया तो जो करंट है दैट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से पीछे है। कितने फेज से? 90 डिग्री के फेज से या फिर π/2 के फेज से। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ इंडक्टर, बिकॉज इंडक्टर के केस में हमारा करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ π/2। थर्ड केस में हमसे बोला गया है दैट करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय फेज ऑफ π/2 Z एलिमेंट के लिए। तो Z एलिमेंट की बात करें तो हमारा ये कौन सा एलिमेंट होगा? डेफिनेटली कैपेसिटर होगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। तो हमने तीनों के तीनों एलिमेंट्स डिटरमिन कर लिए हैं। दिस वाज आस्क्ड कि आइडेंटिफाई द 3 सर्किट एलिमेंट्स। सो आई होप दिस वर्कशीट इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।